फिजियोलॉजी में अपन माता जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें पिछली क्लास में अपन ने माता जनन तंत्र के अंगों के बारे में देखा था। माता जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में देखा था। इनके अलावा अपन ने इस डायग्राम के आधार पर या डायग्राम के हिसाब से भी इनकी स्थिति किस प्रकार होती है वो भी अपन ने देखा था। तो और इसके बाद में अपन ने देखा था प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है वो भी अपन ने देखा था। प्यूबर्टी होती है कि मादा में क्या होता है, मादा या नर, ये दो जो प्यूबर्टी जो होती है, यौनारंभ जिसको बोला जाता है, यौनारंभ जिसको बोला जाता है, ये नर और मादा दोनों में हो सकती है। नर और मादा दोनों में हो सकती है। वह अवस्था, जीवन की वह अवस्था, किसी नर या मादा प्राणी की जीवन की वह अवस्था जिस अवस्था में वो द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने लग जाता है, जीव द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने लग जाता है, उस अवस्था को क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी। सही है, इसके बारे में अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अंडाणु निर्माण। अंडाणु निर्माण अंडाणु निर्माण की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, oogenesis। oogenesis किसके द्वारा ये निर्माण होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अंडाशय जो होता है, अंडाशय के चारों तरफ बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है कोशिकाओं की, जिसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं को कहा जाता है जर्म सेल्स। क्या कहा जाता है इनको, जर्म सेल्स। या अपन इन जर्म सेल्स को प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स भी कह सकते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स क्या कहा जाता है इनको, या तो जर्म सेल्स कह सकते हैं या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स भी इनको कहा जाता है। क्योंकि प्रीमोर्डियल का मतलब है कि जो शुरुआत में अंडाणु के निर्माण में शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में जो कोशिकाएं होती है उनको प्रीमोर्डियल कहा जाता है, या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स इनको कहा जाता है। अब इनके बारे में देखते हैं कि जो जर्म सेल्स या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो किस प्रकार अंडाणु का निर्माण करती है। सबसे पहले तो ये XX मादा में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 44 प्लस 61। तो इसमें अपन बात करते हैं, ये 2n है, ये होगी प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल। अब इस प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है। तो संख्या बढ़ाएगी तो किससे बढ़ाएगी, समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो पहले जो विभाजन होता है उसे कहा जाता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, माइटोसिस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब है कि आगे बनने वाली जो कोशिकाएं होती है, जो मातृ कोशिकाएं से बनने वाली जो पितृ कोशिकाएं होती है, पुत्री कोशिकाएं जो होती है वो मादा के समान ही होती है। मादा जो होती है उसके समान ही आगे वाली कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समसूत्री विभाजन। समान का मतलब होता है कि इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या, जो आगे नई कोशिकाएं बनेंगी उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अपनी माता कोशिका के समान ही होती है, इसलिए इसे कहा जाता है समसूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है, समसूत्री विभाजन। तो जो एक कोशिका अगर अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर रही है, मल्टीप्लिकेशन कर रही है, अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है, तो वो कौन सी विभाजन के द्वारा बढ़ाएगी, समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो ये सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, ये जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिका है, कौन सी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, या इसको जर्म सेल्स भी कह सकते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। इसमें समसूत्री विभाजन होंगे, बहुत सारे इसमें समसूत्री विभाजन होंगे, जिससे क्या होता है, ये अपनी संख्या बढ़ाएगी। ये अपनी संख्या बढ़ाती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है गोनेड्स। ये जो समसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बन रही है उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, गोनेड्स। या इनको इसके अलावा गोनेड्स के अलावा ऊगोनिया भी कहा जा सकता है, ऊगोनिया भी इनको कहा जा सकता है। याद रखना,
प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जो शुरुआत में जो कोशिका है, जिसको मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, मातृ कोशिका से समसूत्री विभाजन के द्वारा जितनी भी कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा, इसका याद रखना, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा मतलब जो भी कोशिकाएं मातृ कोशिका के समान है, मल्टीप्लिकेशन या बहुगुणन के द्वारा जिनका निर्माण हुआ है, उनको क्या कहा जाता है? गोनेट्स। गोनेट्स कह सकते हैं, या इनको oogonia भी कहा जा सकता है, oogonia भी इनको कहा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं, कोई एक oogonia मैं ले लेता हूँ, एक oogonia की अपन बात करते हैं। तो जैसे ये मल्टीप्लिकेशन पूर्ण होता है, ये बहुगुणन जो होता है कोशिकाओं का, एक कोशिका का बहुगुणन पूर्ण होता है, उसके बाद में क्या होता है? एक कोशिका आकार में वृद्धि करती है, सही है, एक कोशिका आकार में वृद्धि करती है, इस अवस्था को बोला जाता है ग्रोथ पीरियड। ग्रोथ पीरियड मतलब ये सारी जो कोशिकाएं मैंने आपको बताई है, गोनेड से जो सारी कोशिकाएं हैं, वो अपने आकार में कुछ बदलाव करती है, आकार में बदलाव करेगी या अपनी अपने आकार में बढ़ोतरी करेगी, कुछ भी जो भी अपने इसमें डेवलपमेंट होता है वो सारा किसमें होता है? ग्रोथ पीरियड के अंदर। और ये भी जो होती है वो द्विगुणित ही होती है, इसमें भी अक्ष अक्ष ही पाया जाता है। ये अपनी मातृ कोशिका की समान ही होती है। गुणसूत्रों के आधार पर जो ये कोशिका ग्रोथ पीरियड के बाद में जो कोशिका बनी है वो अपनी माता कोशिका के समान ही होती है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि आकार में थोड़ी बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है। इस कोशिका को क्या कहा जाता है? इस कोशिका को कहा जाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, इस कोशिका को क्या कहा जाता है? प्राइमरी oocyte। जो आकार में ग्रोथ पीरियड के बाद में जो बनी है कोशिका आकार में बढ़ोतरी करके, उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी oocyte। क्या कहा जाता है उसको? प्राइमरी oocyte। यहाँ से जो है वो अंडाणु निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से जो मैंने आपको बताया था oogenesis की जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब देखो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होगा? अब यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ से क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन आरंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि जो भी कोशिका बनती है, बाद में जो पुत्री कोशिका बनती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी माता कोशिका से आधी हो जाती है। मतलब इसके अंदर अक्ष गुणसूत्र है तो इसमें केवल अक्ष मिलेगा, इसमें भी केवल अक्ष मिलेगा, सही है। तो मतलब गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी होगी, इसका मतलब इसमें कौन सा विभाजन हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। गुणसूत्रों की संख्या आधी किसमें होती है? आधी होती है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। फिर जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है वो लगभग समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, क्योंकि अब अक्ष हो गया, अब केवल एक सिंगल गुणसूत्र बच गया। अब जो आगे कोशिकाएं बनेंगी वो ये टूट के थोड़ी आगे दो कोशिकाओं में चला जाएगा, टूट के नहीं जाएगा, क्योंकि ये टूटेगा तो ये गुणसूत्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो ये टूटता नहीं है और ऐसे के ऐसे आगे जो नई कोशिकाएं बनती है उनके अंदर जाता है। तो यहाँ प्रीमोर्डियल कोशिका क्या होता है? प्रीमोर्डियल कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से दो चीजें बनती है, दो कोशिकाएं बनती है, एक ये और एक ये। इनमें से एक कोशिका क्या कहलाती है? एक कोशिका कहलाती है फर्स्ट पोलर बॉडी। एक कोशिका इसमें क्या कहलाती है? इसमें कहलाती है फर्स्ट पोलर बॉडी। एक कोशिका फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है, और जो इसमें दूसरी कोशिका है वो कहलाती है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या कहलाती है? सेकेंडरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, इससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें एक कोशिका क्या कहलाती है? फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरी कोशिका होती है वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये दोनों में अंतर होता है, इसलिए ये आकार में छोटी होती है, ये आकार में बड़ी होती है, और जो अंडाणु निर्माण होगा आगे वो इसके द्वारा ही होगा। जो सेकेंडरी oocyte है इसी के द्वारा आगे अंडाणु का निर्माण होगा। ये पोलर बॉडी बन गई। अब इसके अंदर क्या होता है? फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होगा? अब होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। इसमें कौन सा होगा? अब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। इसमें एक्स, इसमें एक्स, और ये जो दोनों है ये क्या कहलाती है? दोनों पोलर बॉडी हो गई। ये जो दोनों है ये पोलर बॉडी, इनको बोला जाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी।
या सेकेंड पोलर बॉडी बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। इसमें ये तो हो गया पोलर बॉडी का विभाजन हो गया। अब अर्धसूत्री विभाजन जो सेकेंड है वो इसमें भी चलेगा, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन चलेगा, सेकेंड चलेगा, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक बनती है पोलर बॉडी, एक बनती है इसमें पोलर बॉडी, और इसमें जो एक बनता है वो है ओवम। एक क्या बनता है इसमें, ओवम। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी oocyte से, एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ही ओवम का निर्माण होता है। ये चीज आपको यहाँ पे मादा जनन तंत्र में जो है याद रखने की जरूरत है कि एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ओवम का ही निर्माण होता है। एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम का निर्माण ही होता है। अपन ने नर जनन तंत्र में, जब नर जनन तंत्र में शुक्राणु के निर्माण की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखा था, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखा था, तो उसमें क्या देखा था, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था, वहां पे चार शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से नर जनन तंत्र में 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। लेकिन अपन बात करते हैं मादा जनन तंत्र की, तो मादा जनन तंत्र में प्राइमरी oocyte से केवल एक ही ओवम का निर्माण होता है, एक ही ओवम का निर्माण होता है। मादा जनन तंत्र में एक ही ओवम बनता है, एक प्राइमरी oocyte से। लेकिन नर जनन तंत्र की बात करते हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जो विभाजन है वो ऐसे ही चलेगा जैसे नर जनन तंत्र में अपन ने देखा था। सब पहले समसूत्री विभाजन, फिर उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, फिर उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। वो विभाजन वैसे ही चलते हैं, लेकिन कोशिकाएं अलग बनती है। यहाँ पे पोलर बॉडी बनेगी और वहां पे पोलर बॉडी नहीं बनती थी। इस पोलर बॉडी के आधार पर ही, जो ये पोलर बॉडी बनी है, इस पोलर बॉडी के आधार पर ही लिंग का निर्धारण किया जाता है कि वो मादा है या नर है। क्योंकि नर के अंदर पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जो मादा होती है उसके अंदर पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो इसी के आधार पर, इन पोलर बॉडीज के आधार पर ही, इन पोलर बॉडीज के आधार पर ही लिंग का निर्धारण किया जाता है कि वो मादा है या नर है। तो ये चीज अभी समझ में, एक बार और देख लो। अंडाशय में पाई जाने वाली जर्मिनल एपिथेलियम एक प्रकार की लेयर है, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, ये एक प्रकार की परत है। इस परत में कोशिकाएं पाई जाती है जिनको बोला जाता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। कोशिकाएं पाई जाती है जिनको क्या बोला जाता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो क्या करती है, द्विगुणित होती है, जिसमें एक्स अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। अब ये बाद में क्या होती है, विभाजित होती है, अपना बहुगुणन करती है, मतलब अपनी संख्या में बढ़ोतरी करती है, बहुगुणन करती है, संख्या में बढ़ोतरी करती है। तो एक कोशिका से, एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बाद में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है बहुगुणन के द्वारा। कौन से विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। और इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बनी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, गोनेड्स या उगोनिया। क्या बोला जाता है, या तो उगोनिया बोल सकते हैं या इसको गोनेड्स बोल सकते हैं। सही है। अब ये सारी कोशिकाओं में, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये सभी कोशिकाओं में चलता है। ये इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा। और जितनी भी आगे अगर ये विभाजित होती है तो उनके अंदर भी ये प्रोसेस आगे चलता है। तो पहले तो क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। ये जरूरी नहीं है कि 2 विभाजन ही होंगे, 1 और 2 विभाजन जरूरी नहीं है, आगे और भी विभाजन हो सकते हैं। तीसरा विभाजन भी हो सकता है, चौथा विभाजन भी आगे हो सकता है। लेकिन वो कौन से विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन होते हैं तो जो पुत्री कोशिकाएं बनती है वो होती है मातृ कोशिका के समान ही होती है। अब इनमें से ये सारी जो ग्रोथ जो पीरियड होता है वो सब में पाया जाता है। इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। जितनी भी गोनेड्स बनेगी सब में ये ग्रोथ पीरियड चलता है। और सब में ये प्राइमरी साइड oocyte बनती है, सब में पोलर बॉडी बनती है। ये सारा प्रोसेस जो है उस हर कोशिका के अंदर चलेगा। तो यहाँ पे गोनेड्स बन गया। अब मैं केवल समझाने के लिए आपको एक कोशिका के बारे में बता रहा हूँ। ग्रोथ पीरियड चलेगा, ग्रोथ पीरियड में क्या होगी, आकार में बड़ी होगी कोशिका। ग्रोथ पीरियड में क्या होती है, आकार में बड़ी होती है। अब आकार में बड़ी होने के बाद जो कोशिका का निर्माण हुआ है उस कोशिका को क्या कहा जाता है, प्राइमरी oocyte। उसी कोशिका को क्या कहा जाता है, प्राइमरी oocyte। यहाँ पे नर जनन तंत्र में अपन ने इस कोशिका को क्या नाम दिया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद करो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपन ने वहां पे नाम दिया था इसको। यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमरी oocyte। ठीक है। इसके बाद में इस कोशिका के अंदर, प्राइमरी oocytes के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन चलेगा।
अर्धसूत्री विभाजन पहले फर्स्ट होगा, 2 कोशिकाएं बनेगी, 2 कोशिकाएं बन गई। अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो गया तो ये 2 कोशिकाएं बनी है, ये 2 कोशिकाएं जो है ये अलग अलग होती है, ये आकार में छोटी होती है, ये आकार में बड़ी होती है। तो एक कोशिका को क्या कहा जाता है इस पर सेकेंडरी oocyte, एक कोशिका जो है वो सेकेंडरी oocyte होती है, दूसरी कोशिका क्या होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। दूसरी कोशिका को क्या बोला जाता है पोलर बॉडी, जो पहली बार बन रही है इसलिए इसको फर्स्ट नाम दिया है, और आगे जो पोलर बॉडी बनेगी उनको सेकेंड पोलर बॉडी या द्वितीय पोलर बॉडी उनको कहा जा सकता है। तो ये जो पहले कौन सी कोशिका बनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और इधर सेकेंडरी oocyte। अब इस पोलर बॉडी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पहले हो चुका है, अब होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा तो पहले 2 पोलर बॉडी बनेगी, एक पोलर बॉडी से 2 पोलर बॉडी बनेगी, तो इनको कहा जाता है सेकेंडरी या सेकेंड पोलर बॉडी। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, इस सेकेंडरी oocyte में फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा तो फिर 2 कोशिकाएं बनेगी, 2 कोशिकाएं बन गई, तो इनमें क्या हो गया, इनको एक को बोला जाएगा पोलर बॉडी, और एक जो बनेगा वो क्या कहलाता है ओवम। जो रियल में जो अंडाणु होता है वो यही होता है, अंडाणु जो होता है वो यही होता है। तो ये हो गया ओवम, तो ये हो गया क्या हो गया अंडाणु निर्माण की प्रोसेस oogenesis जिसको बोला जाता है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो समझने के लिए। अब जो मैंने आपको फोलिकल्स पिछली क्लास में कुछ नाम बताए थे, प्राथमिक फोलिकल्स, द्वितीयक फोलिकल्स, तृतीयक फोलिकल्स और परिपक्वन फोलिकल या ग्राफिन फोलिकल अपने नाम दिया था। अलग अलग प्रकार के स्टेजेस जो मैंने आपको बताई थी, वो उसमें ये oocytes जो है यही पाई जाती है, ये सारी अवस्था जो है उसी के अंदर चलती है। ये अवस्था मैंने आपको बताई, ये oogenesis की प्रोसेस जो बताई, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम का निर्माण, यहाँ तक जो प्रोसेस है वो जो है वो किस में चलता है, वो फोलिकल्स के अंदर चलता है। किसमें चलता है फोलिकल्स के अंदर। पुट्टिकाएं जो मैंने आपको बताई थी, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका, सही है, उसके बाद में ग्राफिन फोलिकल। तो जो प्राथमिक पुट्टिका होती है उसमें प्राइमरी oocyte पाई जाती है, द्वितीयक पुट्टिका होती है उसमें सेकेंडरी oocyte पाई जाती है, सही है। उसके बाद में तृतीयक पुट्टिका होती है, उसके अंदर भी सेकेंडरी oocyte पाई जाती है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव होते हैं, वो आकार में बड़ी होती है। और लास्ट में जो ग्राफिन फोलिकल बनती है, परिपक्वन फोलिकल बनती है, उस परिपक्वन फोलिकल के अंदर ये पाया जाता है ओवम। क्या पाया जाता है, क्या ओवम पाया जाता है। तो ये जो ये प्रोसेस आपको दी गई है, oogenesis की जो प्रोसेस है, प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम का निर्माण, ये सारी किसमें पाई जाती है, ये फोलिकल्स के अंदर पाई जाती है, पुट्टिकाओं के अंदर पाई जाती है। उसको भी अपन नेक्स्ट देखेंगे। अपन अंडाशय की बात कर रहे थे, ओवेरीज की, अंडाशय की बात अपन कर रहे थे। तो अंडाशय की बाहरी परत कौन सी होती है, बाहरी परत मैंने बताई जर्मिनल एपिथेलियम। बाहरी परत कौन सी होगी, जर्मिनल एपिथेलियम। बाहरी परत कौन सी होगी, जर्मिनल एपिथेलियम। इसके बाद में कौन सी परत पाई जाती है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके 2 प्रकार के पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। बाहर की तरफ कोर्टेक्स और अंदर की तरफ होता है मेडुला। बाहर की तरफ कोर्टेक्स और अंदर मेडुला। सबसे ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम, जिसके अंदर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स पाई जाती है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद में कोर्टेक्स पाया जाता है, इसके बाद में मेडुला पाया जाता है। जो मैंने पुट्टिकाएं जो बताई थी, फोलिकल्स आपको बताए थे, वो कौन से भाग में पाए जाते हैं, कोर्टेक्स वाले भाग में पाए जाते हैं। तो कोर्टेक्स वाले भाग में पाए जाते हैं। मेडुला में क्या पाया जाता है, मेडुला में रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, ये सब इसके अंदर पाई जाती है मेडुला में। और बाकी जो फोलिकल्स वाला पार्ट होता है वो किसके अंदर होता है, कोर्टेक्स वाले भाग में पाया जाता है।
अब जो पुट्टिकाओं का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? पुट्टिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? कौन सा हार्मोन होता है उसके लिए? एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो उसके लिए प्रभावी होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है, पुट्टिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन? एफएसएच हार्मोन। इसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट में जो मैंने आपको oocytes जो बताई थी, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte। तो प्राथमिक फॉलिकल्स की बात करते हैं तो प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राथमिक पुट्टिका की बात करते हैं तो प्राथमिक पुट्टिका में प्राइमरी oocyte इसमें देखने को मिलेगा। प्राइमरी oocyte इसमें देखने को मिलेगा। प्राइमरी oocyte है जो कोशिका ग्रोथ करके बाद में जिसका निर्माण हुआ था, ग्रोथ पीरियड पूरा होने के बाद में जिस कोशिका का निर्माण हुआ था उसको कहा जाता है प्राइमरी oocyte। अभी मैंने आपको बताया था प्राइमरी oocyte जो है इसमें पाई जाती है। अब क्या होता है, इस फॉलिकल के चारों ओर कुछ कोशिकाएं जमा होने लग जाती है। इस फॉलिकल्स के चारों ओर यहाँ पे कुछ कोशिकाएं जमा होने लग जाती है। ये मान लो प्राइमरी oocyte है, ये कोशिका प्राइमरी oocyte है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या होता है, कुछ कोशिकाएं जमा होने लग जाती है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं फॉलिकल की बात कर रहा हूँ, पुट्टिकाओं की बात कर रहा हूँ जो अंडाशय के अंदर बनती है। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल्स की बात करते थे, यहाँ पे प्राइमरी oocyte इसमें मिलेगा। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ कुछ कोशिकाएं जमा होने लग जाती है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। ग्रेनुलोसा सेल्स, क्या कहा जाता है इनको? ग्रेनुलोसा सेल्स। इनको कहा जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ये धीरे धीरे दो भागों में एक कोशिकाओं का निर्माण और करती है जिन्हें बोलता है थिक्का लेयर, एक परत का निर्माण करती है। ये जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती है ये एक परत का निर्माण करती है इसके बाहर की तरफ। ये नीचे की तरफ जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती हो गई और अपने बाहर की तरफ एक और परत का निर्माण करती है जिसे क्या कहा जाता है? थिक्का लेयर। थिक्का परत है जिसको क्या बोला जाता है? थिक्का लेयर। क्या कहा जाता है उसको? थिक्का लेयर। ये जो थिक्का लेयर जो है ये दो भागों में बटी होती है। एक तो होती है आंतरिक थिक्का लेयर, एक होती है बाहरी थिक्का लेयर। तो बाहर के जो है लेयर उसको बोला जाता है थिक्का एक्सटर्ना। वो जो अंदर की परत होती है उसको बोला जाता है थिक्का इंटरना। उसको बोला जाता है थिक्का इंटरना। अब ये जो लेयर हो गई थिक्का लेयर हो गई, थिक्का लेयर दो भागों में बट गई। पहली थिक्का एक्सटर्ना बाहर की तरफ और अंदर की तरफ थिक्का इंटरना। सही है। यहाँ पे जो ये है, ये जो परत बनी है इस परत को क्या नाम दिया? अंदर वाली परत तो ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की बनी हुई है और बाहर की जो परत है वो थिक्का कोशिकाओं की बनी हुई है जिसको थिक्का लेयर बोला। अब ये जो बाहरी परत है ये दो भागों में बटी होती है, एक तो अंदर की तरफ लेयर होती है, एक बाहर की तरफ लेयर होती है। अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको बोला जाता है थिक्का इंटरना और बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको बोला जाता है थिक्का एक्सटर्ना। सही है। अब ये जो कैविटी होती है ये इसके अंदर ये जो आपको गुहा दिखाई दे रही है, एक खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है एंट्रम। इसको बोला जाता है एंट्रम। इसको क्या बोला जाता है? एंट्रम। अब एंट्रम बन गया। सही है। एंट्रम हो गया। अब एंट्रम के अंदर कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है। इस एंट्रम में तरल पदार्थ पाया जाता है। इस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? इस तरल पदार्थ को कहा जाता है लिक्विड फॉलिकुलाई। इस तरल को क्या कहा जाता है? लिक्विड फॉलिकुलाई। जो इसके अंदर ये गुहा आपको दिख रही है इस गुहा को क्या नाम दिया? एंट्रम। और इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है जिसको बोला जाता है लिक्विड फॉलिकुलाई। इस तरल पदार्थ को क्या बोला जाता है? लिक्विड फॉलिकुलाई। अब ये तो हो गया, किसके बाद ये हो गया। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स नहीं रहा, इसके अंदर कुछ चेंज हो गए सारे के सारे। मतलब पहले शुरुआत में क्या थी? प्राइमरी oocyte थी। ये प्राइमरी oocyte धीरे धीरे किस में बदलती है? प्राइमरी oocyte जो है वो धीरे धीरे किस में बदलती है? सेकेंडरी oocyte के अंदर। सेकेंडरी oocyte फिर किसका निर्माण करती है? ओवम का निर्माण करती है। अब मान लो यहाँ पे ओवम हो गया। सही है। ओवम यहाँ पे आ गया। अब ये प्राइमरी oocyte नहीं है, अब यहाँ पे है ओवम।
अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स नहीं है, इसमें कई बदलाव हो गए। एंट्रम का निर्माण हो गया, इसके अंदर थीका लेयर्स बन गई, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना लेयर्स बन गई। सबसे पहले जो थी प्राइमरी फॉलिकल में जो कोशिका थी वो ग्रेनुलोसा सेल्स थी। उसके बाद में सेकेंडरी फॉलिकल्स बना, उसके अंदर सेकेंडरी oocyte बना। उसके बाद में उसके अलावा उसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये सारे बदलाव हुए। उसके बाद में ये बनी कौन सी, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है इसके अंदर कुछ बदलाव हुए, लिक्विड इसके अंदर भर गया, तरल उसमें एंट्रम बन गई, तरल इसके अंदर भर गया। इसके बाद में टर्सरी फॉलिकल बन गई, फॉलिकल बन गई। अब टर्सरी फॉलिकल जो है उसके अंदर क्या बन चुका है, ओवम बन चुका है। अब ओवम बनने के बाद ओवम के ऊपर यहाँ पे, अब ये ओवम है, अब इस ओवम के ऊपर कुछ कोशिकाएं और लेयर बनाती है, अपनी परत बना देती है। कुछ कोशिकाएं अपनी परत और बना देती है। अपन ओवम की बात कर रहे हैं, उनको बोला जाता है कुमुलस उपोरस। इन कोशिकाओं को, ये जो लेयर है ऊपर की, इसको बोला जाता है कुमुलस उपोरस। इनको क्या बोला जाता है, कुमुलस उपोरस। इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, कुमुलस उपोरस। अब एक कुमुलस उपोरस बनने के बाद जो फॉलिकल्स बना है वो है परिपक्व या ग्राफियन फॉलिकल। ये जो बन गया उसके बाद में क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल्स। ये सारे बदलाव किसमें होते हैं, एक प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये सारे बदलाव होते हैं। और ये सारे बदलाव जो होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, पहले सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनती है, उसमें कुछ चेंज होते हैं, जैसे कि ग्रेनुलोसा सेल्स का परत बनती है। उसके बाद में ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका लेयर बनाती है। उसके बाद में ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। थीका लेयर होती है वो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में बनी होती है। उसके बाद में क्या होता है, फिर वो टर्सरी फॉलिकल, तृतीयक पुटिका में, तृतीयक फॉलिकल में इसका निर्माण होता है। और जो कोशिका बनती है उसमें एंट्रम होता है, एंट्रम के अंदर तरल बढ़ जाता है जिसको लिक्विड फोलाई कहा जाता है। अब ये लिक्विड फोलाई बन गया, यहाँ तक टर्सरी फॉलिकल हो गई। अब टर्सरी फॉलिकल जो है वो, उसके अंदर क्या होता है, ओवम का निर्माण हो गया। अब ओवम के चारों तरफ कुमुलस उपोरस कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस कुमुलस उपोरस कोशिकाएं के बनने के बाद जो कोशिका बनी है, जो ये फॉलिकल बना है, उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया ग्राफियन फॉलिकल। उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि परिपक्व पुटिका जिसको कहा जाता है। ये पूरी अब परिपक्व है, अब ये पूरी तरह परिपक्व हो चुकी। अब अंडाणु बाहर निकलने की जरूरत है। अब ये जो अंडाणु है ये सारा ये डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि थीका लेयर का निर्माण होना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स का निर्माण होना, एंट्रम का निर्माण होना, तरल उसके अंदर तरल भरना। इसके अलावा कुमुलस उपोरस का निर्माण होना, चारों तरफ कुमुलस उपोरस लेयर का निर्माण होना। ये सारा किसके प्रभाव में चलता है, कौन सा हार्मोन इन चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, इन चीजों के लिए जिम्मेदार होता है एफएसएच हार्मोन। मैंने आपको बताया एफएसएच हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या है, सारी फॉलिकल्स ही तो है, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, बाद में ग्राफियन फॉलिकल्स, यानी कि फॉलिकल्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है निर्माण को प्रेरित करना, स्टिमुलेशन का मतलब होता है प्रेरित करना, फॉलिकुल मतलब फॉलिकल्स। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसा हार्मोन जो इस फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को प्रेरित करता है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल। ये डेवलपमेंट है, ये एक फॉलिकल का डेवलपमेंट है। तो ये किसके प्रभाव में होता है, कौन करवाता है, ये करवाता है एफएसएच हार्मोन। आपको याद रखना है एफएसएच हार्मोन ये काम करवाता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये सारा ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, अब ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद ही इस अंडे को, इस अंडाणु को इससे बाहर निकालना है, इस अंडाणु को इससे बाहर निकालना है। तो इससे बाहर कैसे निकलेगा ये, अब इसका काम पूरा हो गया। एफएसएच जो हार्मोन है इसका काम हो गया पूरा, एफएसएच हार्मोन का काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, सही है। एफएसएच हार्मोन का काम यहाँ पे पूरा हो गया। इसके बाद में अब आएगा एलएच हार्मोन, ल्यूटियोलाइजिंग हार्मोन। इसके बाद में अब क्या आएगा, अब आएगा एलएच हार्मोन। अब एलएच हार्मोन क्या करेगा, एलएच हार्मोन जो है इस कुमुलस ऊपर जो लेयर आपको दिखाई दे रही है इसको तोड़ने का काम करेगा।
जो LH हार्मोन है ये कुमुलस ओफोरस जो लेयर है इसको तोड़ने का काम करेगा। अब ये इसकी जो ये लेयर है जो ये टूट गई, ये कुमुलस ओफोरस टूट गई, तो इसके बाद में जो इसके अंदर जो अंडाणु उपस्थित है वो बाहर आ जाएगा। और बाहर कहाँ आएगा? बाहर आएगा इन्फेंडिबुलम वाले पार्ट में। मैंने आपको बताया था ओविडक्ट का पार्ट है इन्फेंडिबुलम जो अंडाणु को ग्रहण करता है। तो जो ये टूट के कुमुलस ओफोरस वाली लेयर टूटती है और ये जो अंडाणु होता है ये बाहर आ जाता है। ये बाहर आ जाता है मतलब इन्फेंडिबुलम यानी कि जो फेलोपियन नलिका वाला जो पार्ट होता है, नलिका वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर ये आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो सब टूट चुका है, अंडाणु बाहर निकल चुका है, अंदर क्या बची हुई है? थीका इंटरनल, थीका एक्सटर्नल, ग्रेनुलोसा सेल्स, एंट्रम, ये सब बची हुई है, कुमुलस ओफोरस ये सब बची हुई है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट होता है ये किसका निर्माण करता है? ये बचा हुआ पार्ट कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। मतलब अंडाणु तो अलग हो गया, अंडाणु के निर्माण के बाद में जो बचा हुआ भाग है उसको बोला जाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जिसको Cl बोला जाता है, कार्पस ल्यूटियम Cl। अब ये Cl जो है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना। इसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। तो ये हो गया अंडाणु निर्माण। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको एक अंडाशय के डायग्राम के आधार पर एक बार और देख लेंगे, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा।